दोस्तों, शिक्षा शास्त्र की इस कक्षा में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं और यह टॉपिक है समय विभाजन चक्र। सामान्य रूप से किसी भी संस्था में, मुख्य रूप से विद्यालयों में समय विभाजन चक्र एक बहुत ही अ, महत्वपूर्ण गतिविधि है और परितंत्र है, क्योंकि समय विभाजन चक्र ही एक ऐसी योजना है जो कि विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण पर पूर्ण रूप से प्रभाव डालती है और विद्यालय के माहौल को व्यवस्थित रखने में योगदान देती है। तो आज के इस समय विभाजन चक्र यानी कि टाइम टेबल के महत्व के बारे में, उसके निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में और वह क्यों महत्वपूर्ण है, इन सब बारे में हम लोग यहाँ पे आज के इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, टाइम टेबल एक महत्वपूर्ण योजना है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें योजना की आवश्यकता होती है। टाइम टेबल इस बात की ओर संकेत करता है कि कौन सा कार्य किसके पश्चात होगा। उद्देश्य को निर्धारित कर लेने के पश्चात जब आवश्यक समय सारणी बना ली जाती है तो कार्य करने की योजना तैयार हो जाती है। इस प्रकार से एक HD स्टडीज के अनुसार टाइम टेबल के द्वारा कार्य की रूपरेखा तैयार हो जाती है। उसके अनुसार स्कूल का कार्यक्रम आगे बढ़ता है। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा स्कूल का कार्य संचालित होता है। टाइम टेबल एक प्रकार की घड़ी है जो किसी व्यक्ति या संस्था के कुशल कार्य संचालन को निश्चित बनाती है। स्कूल का टाइम टेबल हमें बताता है कि स्कूल में किन क्रियाओं का गठन हो रहा है, कौन सी क्रिया कहाँ हो रही है, किस क्रिया का कौन इंचार्ज है, कौन से विद्यार्थी उसमें भाग ले रहे हैं, आदि सब कुछ एक टाइम टेबल के माध्यम से ही ज्ञात हो जाता है और उसे संचालित किया जा सकता है। स्कूल टाइम टेबल मुख्य अध्यापक के कमरे में या नोटिस बोर्ड पर और कक्षाओं में लटका रहता है। उससे हमें स्कूल और कक्षाओं की सभी क्रियाओं का ज्ञान होता है। डॉक्टर जसवंत सिंह कहते हैं कि टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं या उनके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। एडिसन के विचारों में समय सारणी दिन के कार्य की रूपरेखा है जो नंबर 1 यानी कि स्कूल की शुरुआत और समाप्ति के समय, दूसरा प्रत्येक पीरियड के शुरू एवं खत्म होने के समय, नंबर 3 उस पीरियड के विषयों के बारे में, नंबर 4 दिन जब प्रत्येक कक्षा एवं क्रिया होती है और 5 कक्षा के अध्यापक का नाम, 6 कमरा नंबर जिसमें कक्षा लगती है और 7 बीच के समय के बारे में ज्ञान देती है। अब समय सारणी एक दर्पण के समान है। दर्पण हमारे वास्तविक रूप को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रकार समय सारणी स्कूल के समूचे कार्य संचालन को भी प्रतिबिंबित करती है। इससे हमें निम्न बातों का पता चलता है कि स्कूल में काम करने के घंटे, आरंभ, आधी छुट्टी और अंत आदि। स्कूल में पढ़ाए जाने वाले भिन्न भिन्न विषय कौन से हैं, स्कूल में काम कर रहे अध्यापकों के नाम क्या हैं, अध्यापकों पर काम का कितना बोझ है, स्कूल में कौन सा अध्यापक विद्यार्थी या कक्षा किस समय कहाँ चल रही है, स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषयों के लिए निर्धारित समय क्या है, स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषय कौन से हैं। समय सारणी अपने आप में साधन है, साध्य नहीं है। समय सारणी के द्वारा हम स्कूल अधिकारियों द्वारा निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अतः यह एक साधन है और साधन के रूप में ही इसका प्रयोग होना चाहिए। इसे साध्य नहीं समझा जाना चाहिए। यह स्कूल तथा नियंत्रणाधिकारियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। समय सारणी बनाते समय सभी संबंधित व्यक्तियों के हित का ध्यान रखा जाना चाहिए और समय सारणी से स्कूल के दर्शन, आदर्शों और उद्देश्यों का अनुमान भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार से दोस्तों, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हमें विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ण करना होता है। सबसे पहले देखें कि स्कूल के सामान्य समय सारणी का निर्माण कैसे किया जा सकता है। स्कूल की सामान्य समय सारणी बनाने में कठिनाई नहीं होती है। प्रत्येक अध्यापक को समय सारणी बनाना सीखना चाहिए। प्रायः स्कूलों में समय सारणी का निर्माण गणित या विज्ञान अध्यापक पर निर्भर करता है क्योंकि उन्हें ही इस काम के योग्य समझा जाता है। वस्तुतः सभी अध्यापक ऐसा कर सकते हैं यदि वे इसके लिए प्रयत्न करें। तो समय सारणी का
निर्माण करने के लिए इन बातों की आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले कक्षाएं तथा उनके सेक्शन ज्ञात होने चाहिए। कक्षाओं को पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषय ज्ञात होने चाहिए। विषयों के लिए निर्धारित पीरियड ज्ञान होने चाहिए। अध्यापकों के नाम, जो विषय उन्हें पढ़ाने हैं और जिन कक्षाओं में उन्हें पढ़ाना है उसकी एक सूची होनी चाहिए। विभाग के नियमों के अनुसार अध्यापकों के लिए जो निर्धारित पीरियड है उसके शासनादेश होने चाहिए। स्कूल का कुल समय कितना है उसको विभाजित करना चाहिए। स्कूल के लगने व बंद होने का समय ज्ञात होने चाहिए। उच्च अधिकारियों द्वारा निर्धारित शिक्षण घंटियों की अवधि, आदि छुट्टी का समय, प्रातःकालीन सभा आदि का मिला जुला रूप यह हमारी शिक्षण सामग्री यानी कि समय सारणी करती है। अब हम आगे देखते हैं, विद्यालय में छात्रों का वर्गीकरण करने तथा पाठ्यक्रम का निर्धारण करने के पश्चात यह आवश्यक हो जाता है कि पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को उनके सापेक्षिक महत्व के अनुसार समय दिया जा रहा है या बालकों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास किया जा रहा है। विद्यालय की जिस योजना या चार्ट के द्वारा प्रतिदिन के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों, क्रियाओं एवं कक्षाओं के बीच प्रदर्शित किया जाता है उसे समय तालिका या प्रतिदिन के कार्य की योजना के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि कक्षावार, अध्यापकवार एवं प्रवृत्तिवार समय सारणी को कैसे अलग अलग रूप में निर्धारित किया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा में समन्वय का सिद्धांत अपनाया जाता है। इस समय विभाग चक्र के निर्माण में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। अतः समय विभाग चक्र में कला एवं सामूहिक सफाई, प्रार्थना, विश्राम एवं राष्ट्रगान आदि का भी समावेश किया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग विद्यालयों के लिए समय सारणी के अलग अलग प्रारूप कार्य में उपयोगी हो सकते हैं। जैसे कि कई विद्यालय यानी कि प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ की केवल 2 ही अध्यापक होते हैं, और कुछ बड़े विद्यालय होते हैं जिसमें कि 5, 10 या 15 से लेके 20 और 25 विद्यालय तक भी होते हैं। यहाँ तक कि कई भी जो बड़े भवनों में विद्यालय चलते हैं या बड़े संकुलों में चलते हैं वहाँ पे 100 तक भी शिक्षकों की सीमा बढ़ जाती है। तो इसलिए प्रजातांत्रिक देश का जो शिक्षा है उसमें हम सब इन सब बातों पर ध्यान देंगे और समय सारणी का निर्धारण करेंगे। इसमें मुख्य बातें ये होना चाहिए कि जैसे उसमें कौन सी पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां या विश्राम स्थल, प्रार्थना स्थल इत्यादि इत्यादि सभी का समय विभाजन किया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक के विषय वस्तु को भी शामिल किया जाना चाहिए। एक पारी विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण विद्यालय 2 पारियों में हो जाती हैं, तो 2 पारी विद्यालयों के अनुसार भी आपको समय सारणी का निर्धारण किया जा सकता है। कक्षावार समय सारणी बनाई जाती है और इसमें क्या होता है कि कक्षावार समय सारणी ऐसी होती हैं कि कुछ कक्षाएं पहली पारी में तो शेष कक्षाएं दूसरी पारी में लगाई जाती हैं। जैसे 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं प्रथम पारी में और 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं दूसरी पारी में। संकाय के आधार पर भी समय सारणी बन सकती है, जैसे कि कला संकाय की कक्षाएं पहली पारी में और विज्ञान संकाय की कक्षाएं दूसरी पारी में। लिंग भेद के आधार पर भी चलाए जा सकते हैं, जैसे कि बालिकाओं की प्रातःकालीन कक्षाएं और बालकों की सायंकालीन कक्षाएं। सेक्शन के आधार पर भी हो सकती है, जैसे कि ए सेक्शन की कक्षाएं प्रातःकाल में और बी सेक्शन की कक्षाएं सायंकाल में। इस प्रकार से ये उन विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है जहां स्थान की कमी होती है और विद्यालयों की छात्र संख्या अधिक होती है। लेकिन सामान्य रूप से भारत में आज ऐसी स्थिति बहुत ही न्यूनतम है और सामान्य रूप से प्रातःकाल की कक्षाएं ही संचालित की जा रही है। तथापि यह सिद्धांत यानी कि विभाजन का यह सिद्धांत अवश्य ही अन्य गतिविधियों को व्यवस्थित करने में आपकी मदद करेगा। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि हमें जो 1 अध्यापकीय समय सारणी, 2 अध्यापकीय समय सारणी, 3 अध्यापकीय समय सारणी, 4 अध्यापकीय समय सारणी और उसके अलावा 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने अध्यापक बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे विषय भी बढ़ते जाते हैं और कक्षाएं भी बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार सभी का समावेशन, सभी को अवसर और सभी का प्रतिनिधित्व और सभी की व्यवस्था समय के सारणी के माध्यम से
ही व्यवस्थित की जा सकती है। तो दोस्तों, आपको समय सारणी के बारे में एक सामान्य जानकारी हमने दे दी है। समय सारणी निर्धारण में कौन-सी कठिनाइयाँ आती हैं, समय सारणी के निर्धारण में क्या सभी अध्यापकों को खुश किया जा सकता है या सभी को पर्याप्त वांछित समय दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार की बहुत सारी जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन एक कुशल अध्यापक या प्रधानाध्यापक या अपने समन्वित भावों को, अपनी कुशलता को, समन्वयात्मक विचारों का उपयोग करते हुए, बुद्धि कौशल का उपयोग करते हुए सभी को उचित प्रतिनिधित्व देकर के शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको समय सारणी के बारे में मूलभूत प्रारंभिक जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। समय सारणी पर मैं एक और विशेष वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें हम लोग समय सारणी के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, कौन-सी उपयोगी बातें हैं, किन सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए और एक प्रभावी समय सारणी के क्या तत्व होते हैं, उस पे बनाएँगे। तो अगर आपको वह वीडियो भी देखने हैं, तो आप इसमें ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएँ। थैंक यू। अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो आपसे फिर वही प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपको मेरा ये चैनल कैसे लगता है? आपकी सपोर्ट की बहुत-बहुत आवश्यकता है और इसे आप आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें, तो बहुत-बहुत अच्छा रहेगा। तो शिक्षण की इस प्रक्रिया को हम आगे ले जाएँगे। थैंक यू, धन्यवाद।